अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पे बात करेंगे। गंदम की बिजाई का मौसम आ रहा है, आ चुका है। कुछ लोगों ने सुना इतलात है बिजाई करना भी शुरू कर दी है, लेकिन मौसम आ रहा है। तो ये मौसम कब से शुरू होगा, कब तक रहेगा? इस मौसम में आपने बीज कहाँ से हासिल करना है और ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, खाद और पानी की क्या सूरत हाल है और हुकूमत क्या कर रही है इस गंदम की जो काश्त को, क्योंकि हम सब कहते हैं, हुकूमत भी कहती है कि स्ट्रेटेजिक क्रॉप है, इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अफादियत है, क्योंकि ये हमारी खुराक की ज़रूरत पूरा करती है। तो पिछला जो साल गुजरा है इसके तनाजुर में देखें तो इस दफ़ा जो है वो हमें क्या लग रहा है कि कितने रकबे पर काश्त होगी, क्या हम टारगेट हासिल कर सकेंगे, काश्तकार ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार है, अगर नहीं है तो उसको कैसे तैयार किया जा रहा है, ये आज के मौज़ूआत हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं चौधरी अख्तर अली साहब। आप तरक्की पसंद काश्तकार हैं, गंदम काश्त करते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब, चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और ज़राअत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और तीसरे मेहमान डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाबर साहब, डीन हैं, प्रोफेसर हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा ज़राअत से मुंसलिक हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ज़राअत पर। ना सिर्फ पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं, बल्कि ख़ुद भी काश्तकार हैं। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौधरी साहब, कोई हालात ओवरऑल काश्तकारों के क्या जा रहे हैं? हालात तो बहुत ख़राब हैं, काश्तकार बेचारे बहुत पिसे हुए हैं। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है हमने कभी किसी दुकानदार को ये कहते नहीं सुना कि भाई हालात बड़े अच्छे हैं? वो भी जब भी पूछे ना वो कहते हैं जी हालात ख़राब है, या वाकई हालात ख़राब है ज़राअत? वाकई हालात ख़राब हैं। अच्छा, जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं ना, अच्छा, उनकी निस्बत तो 0% पे आ गए काश्तकार। अच्छा। तो अभी जो है कोई परेशानी वाली सूरत हाल है, कोई अच्छी नहीं है? बहुत ज़्यादा परेशान है ना किसान। उनके पास बेचारों के क्या पास अभी कीमत की वजह से, अपनी जो पैदावार है उसकी कीमत की वजह से परेशान है, या जो आपके ज़राई मदाखिल हैं वो महंगे हैं, मतलब खाद, बिजली, बीज, ये सब चीज़ें बीच में हैं। रेट के भी मामला हैं, कुछ मौसम के मामला भी ज़्यादा हैं। ठीक है, मौसम की वजह से भी काफ़ी लॉस हुए हैं। ठीक है। आप उमूमी तौर पर क्या काश्त करते हैं ज़्यादातर? हम ज़्यादातर पोटैटो, अच्छा, गंदम ठीक है, और चावल। ठीक है। तो नफ़े का सौदा कौन सा रह गया? पहले ये तीनों ना बहुत नफ़े की थी, हम लेज़ के साथ काम करते थे। अच्छा, लेकिन इस साल लेज़ वालों ने भी अपने टारगेट जो है ना वो 50% से भी कम कर दिए हैं। कम कर दिए हैं। गंदम काश्त करने की तैयारी है? गंदम पर थोड़ी सी काश्त होगी। आपकी अपनी तैयारी भी इतनी नहीं लग रही है कि भाई कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है? कम काश्त, कम काश्त करेंगे? हाँ जी, क्योंकि रेट भी नहीं है, अखराजात ज़्यादा हैं। चले, मतलब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। शहजाद साबिर साहब को शामिल करते हैं, कोई ना कोई इन्होंने रोशनी की किरण दिखाएंगे यहाँ से ना हमें। शहजाद साहब से पहले भी हमारी काफ़ी मीटिंगें हो चुकी हैं। हाँ, पहले हुई भी हैं, लेकिन देखो अब क्या करते हैं ये। अच्छा शहजाद साहब, ये जो अभी चौधरी अख्तर साहब ने गुफ्तगू की ना, ये काश्तकार का इस वक्त अमूमी रवैया हुआ है। अच्छा, वो आपसे अनाइड नहीं है? हालात ज़ाहिर है, मौसम की सूरत हाल हो गई, ज़राई मदाखिल महंगे हो गए, कीमतें सही नहीं मिली, ये सारा सिलसिला है। इससे कोई महकमा ज़राअत के अंदर भी परेशानी है, या कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, आप कायल कर लेंगे सबको? जी शुक्रिया अमजद बुखारी साहब। अमजद साहब, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि खेत में से पैदावार कितनी निकलती है, दूसरा ये है कि पैदावार जो निकली है उसका रेट क्या मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं कि अगर क्रॉप बहुत अच्छी है, क्रॉप का वॉल्यूम कंजम्पशन से ज़्यादा हो गया, तो ये मार्केट इकोनॉमिक्स है, क्योंकि फ्री मार्केट है। तो मार्केट इकोनॉमिक्स के बाद जब सरप्लस चीज़ें आती हैं तो रेट का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और सम टाइम अगर सरप्लस ज़्यादा हो जाए तो रेट का थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब ये सारी चीज़ें हम इस नज़र से देखते हैं कि मुल्तान में पिछले जितनी क्रॉप्स आई हैं, साउथ में मुल्तान हमेशा पर एकड़ प्रोडक्शन में हमेशा से लीड कर रहा है। ठीक है ना जी। ये लास्ट जो आखिरी हमारी गंदम की फसल आई है, मेरा ख्याल है कि कभी शायद 40 मन फी एकड़ एवरेज पूरे मुल्तान की कभी भी नहीं आई होगी कि 40 मन से ज़्यादा हर ज़मींदार ने उठाई है। हाँ, बहुत अच्छी फसल है। हाँ जी। और हम इस वक्त भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ना सिर्फ हम जो एरिया है
वो भी देखिए पिछले साल अगर मुल्तान में एरिया लगा 19,20,000 हिस्टोरिक फिगर थी कि बहुत अच्छे रकबे पे गंदम लगी थी। दूसरा, ऊपर से पैदावार बड़ी अच्छी थी। अब जब बम्पर क्रॉप हो और एरिया भी ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वो सरप्लस तो आएगा। हाँ, अब हम जो कर रहे हैं, देखें, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम है वो ये काम है कि एक तो एरिया जो लग रहा है, जितना भी लग रहा है, उसके लिए कोशिश करें कि मैक्सिमम एरिया जिम्मेदार लगाए। दूसरा, हमारा जो एम्फेसिस है, सरप्लस हो जाएगी, फिर आप कहेंगे अब सरप्लस नहीं, हो देखिए, गई है। हम ये नहीं कह रहे कि इतना एरिया लगाए कि सरप्लस, यानी वैसे हमारे जो तकरीबन जो काश्ता रकबा है उसके 80% पर तो गंदम लगती है। अगर पूरे मुल्क को हम देखें, लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम जो है वो गंदम लगाई जाए। नहीं, हमारा मैं मुल्तान की बात अगर हम करते हैं तो मुल्तान का जो काश्ता रकबा है वो 31,65,000 एकड़ है, ठीक है ना जी। उसके ऊपर जो हमारी 5 साल की पिछले की एवरेज है ना जी, एवरेज वो 18,20,000 एकड़ बनती है, ठीक है ना जी। आप हम ये नहीं कह सकते कि 80%। मैं मजमूई पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मजमूई भी। क्यों जी डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? असल में बारानी इलाके में ज़ाहिर है ज़्यादा गंदम लगती है, और यहाँ पे अब मुल्तान ख़ास तौर पे जो है वो मल्टी क्रॉप एरिया बन गया है ना। पहले तो काटन वीट ज़्यादा लगती थी, अब ज़ाहिर है गंदम में तो रकबा ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास चॉइस नहीं है, दरियाई इलाके में जो है वो काटन की तरफ ज़रा कम जाते हैं तो गंदम लगाते हैं, जहाँ वसाइल कम है वहाँ भी। दूसरा ये है कि जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं उनको भूसा उनकी ज़रूरत है, हाँ। तो इसलिए वो उधर से इंसानी ज़रूरत भी तो है ना जी, गंदम जरूरी चाहिए और भूसा भी चाहिए, तो दोनों ज़रूरियात पूरी करता है। ये बताइए डॉक्टर साहब हमें कि गंदम के लगाने के लिए, बिजाई के लिए सूटेबल मौसम कौन सा है? अगर हम मुल्तान, अब जो हमारा वैसे अच्छा मौसम है वो तो पहला पंधवाड़ा नवंबर का है, यकम से 15 नवंबर तक, ख़ास तौर पे 6 नवंबर और 10-12 नवंबर तक मुल्तान के इलाके में तो ये हमारा आइडियल टाइम है। और 20 नवंबर के बाद यूँ समझे कि ये लेट काश्त आप शुरू कर देते हैं, मतलब नवंबर के जो शुरू के 2 हफ्ते हैं वो ज़्यादा काश्त कर लेनी चाहिए, उससे डिले नहीं करना चाहिए। हाँ जी, वरना उसकी वजह ये है कि हमारे अब मौसम की तब्दीलियाँ जो हो रही हैं इसमें हमें नहीं अंदाज़ा होता। अब आप देख लें कि नवंबर आ रहा है और हम अभी भी एसी चला के बैठे हुए हैं, और इसी तरह अगर हम ज़्यादा जल्दी लगाते हैं तो फसल झाड़ ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि झाड़ बनाती है सर्दियों के मौसम में। इसी तरह फिर ये हमें नहीं पता कि मार्च हमारा गर्म आएगा या माइल्ड आएगा, वो बारिशें हो जाती हैं, और पिछली दफ़ा जिस तरह बारिशें हुई, मौसम ठंडा रहा और काश्त हुई तो हमारी पैदावार 40 मन या उससे भी ज़्यादा काश्तकारों ने ली। लेकिन अगर मार्च गर्म हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है उसमें फिर रिस्क है, तो इसलिए हर काश्तकार की कोशिश होती है कि वक्त पे हम काश्त कर लें ताकि इसकी पैदावार बेहतर हो। शहजाद साहब, ये आपकी राय में जो सूटेबल डेज हैं गंदम की? जी, हम यही रिकमेंडेशन है कि 20 नवंबर से पहले काश्त कर ली जाए, ये कम से लेके 20 नवंबर जैसे से पहले, ये आइडियली गुड। कपास पर मौसमियाती तब्दीली बहुत असरअंदाज हुई है, ऐसा कोई इम्पैक्ट गंदम पर भी हो सकता है, वो नज़र आता है? ये तो देखें, क्लाइमेट चेंज जो है वो मुख्तलिफ क्रॉप्स को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास जब गंदम की हम बात करते हैं तो पिछले साल ये जो लास्ट सीजन गुजरा, इससे पिछले साल वक्फा ले लूँ फिर आपसे डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गंदम पर, गंदम की सूरत हाल पर। गंदम की बिजाई का मौसम है तो कैसा जा रहा है और क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी, इसके हवाले से आपको रहनुमाई दे रहे हैं। शहजाद साहब, मैं एक सवाल छोड़ कर गया था कि कपास के हवाले से मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आईं और हमने कपास की बिजाई का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज किया है। जी बिल्कुल। तो ये गंदम पर भी ऐसे असरात को मुरतब होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, कपास एक डिफरेंट क्रॉप है, गंदम एक डिफरेंट क्रॉप है। गंदम एक ही दफ़ा सो होती है और एक ही दफ़ा हार्वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये एक ऐसी क्रॉप है जिसका एक पीरियड है स्पेसिफिक, कि अगर अप्रैल की 2 तारीख को इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10 दिन में ये हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसकी मुकम्मल हो जाती है। कपास ऐसी क्रॉप है जिसको हम इंडिटरमिनेट क्रॉप कहते हैं, या कुछ मुल्कों ने इसको डिटर्मिनेट कर लिया है कि उन्होंने एक पीरियड मखसूस कर दिया है कि 5.5 या 6 महीने की क्रॉप है। हमारे यहाँ ये 6 महीने की भी है, 7 महीने की भी है, 8 महीने की भी। लोग फरवरी में लगाते हैं, नवंबर तक ले जाते हैं, फिर कुछ लोग अप्रैल में लगाते हैं, वो अक्टूबर नवंबर तक ले जाते हैं इसको। सो इसका जो पीरियड है ना,
वो एक बड़ा लंबा पीरियड हो गया। उसमें लंबे पीरियड में इसकी मैनेजमेंट फिर मुश्किल हो जाती है। उसमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, इसकी क्रॉप मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक ज़िम्मेदार को 7 से 8 महीने तक उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। जहाँ कहीं की दरमियान में गैप आ जाता है तो वो गैप फिर जो क्रॉप को ख़राब करता है, डैमेज करता है। सो इसलिए ये गंदम एक डिफरेंट क्रॉप है। गंदम तो हम देखें, हम कहते हैं कि 20 नवंबर से पहले लगाएं, और जब उसकी पकाई शुरू हो, समटाइम अगर मौसम गर्म हो गया तो मार्च के एंड में शुरू हो जाती है इसकी हार्वेस्टिंग, जिसको वाडी कहते हैं हम, ठीक है ना जी। तो समटाइम ये होता है कि अप्रैल में फर्स्ट वीक में हो जाती है, और 10 से 15 दिन में सारी क्रॉप जो हार्वेस्ट होकर जिम्मेदार के घर आ जाती है। वो उसने फिर उसका जो भी क्विकली, ज़्यादा वल्नरेबल भी नहीं है। जी वल्नरेबल नहीं है। दूसरा ये है कि इसको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, हमें उनको मैनेज करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम किसान को अवेयरनेस देनी चाहिए। किसान को भी गवर्नमेंट के साथ, महकमे के साथ इन टच रहना चाहिए कि पैदावार मैक्सिमम कैसे ले। देखिए, एक किसान 60 मन पैदावार लेता है, एक किसान 30 मन पैदावार लेता है। जिसकी 60 मन पैदावार है उसके शॉक्स भी कम होंगे, जो 30 मन वाला उसके शॉक्स बड़े होंगे और उसको इफेक्ट भी ज़्यादा करेगी। जो 30 मन वाला उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो उसके गांव में 60 मन वाले लोग हैं उनको फॉलो करे, उसके मुताबिक जो है ना अपनी क्रॉप की स्ट्रेटजी बनाए, उसके मुताबिक वो इनपुट्स दे उसको, उसके मुताबिक उसकी लुक आफ्टर करे। और जो क्रॉप उसके पास है उसको, सर क्रॉप सेक्टर ऑफ बिजनेस है, मुकम्मल बिजनेस है। जो इसको बिजनेस समझ के करता है वो प्रॉफिटेबल है। जो इसको पुराने आबाओ इजाद के तरीके पे चला रहा है सर, तो वो फिर कहता है कि जी। अच्छा, वैसे शहजाद साहब, कौन काश्तकार होगा जो नहीं चाहेगा कि उसे अच्छा मुनाफा मिले? जी सर। वो इनपुट्स भी वही डाल रहे हैं, ज़मीन भी वही है, अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं उसके पास आगाही की कमी है, कहीं गलती कर रहे हैं, उसमें वो थोड़ा शेयर फॉल्ट का सारों का आ जाता है। जी मैं सर उसमें शेयर करता हूँ। सर देखें, वो जिम्मेदार सियाने जो है ना, सियाने कहते हैं खेती खस्मा सेती, यानी वाई बादशाही खेती खस्मा सेती। खस्मा सेती का मतलब ये है कि जो अपनी फसल के सर पे खड़ा है ना सर, पैदावार को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। जो टेलीफोन पे कहेगा कि मेरे खेत में हल डाल दो, मेरे खेत में रूटावेटर मार दो, तो सर वो तो ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है उसकी मर्जी है ना, वो हल कैसे लगाता है और रूटावेटर। अगर सर एक तो ये पहलू हो गया ना कि जी सर, ये अगर आप प्रेजेंट हैं, जी फार्मर वही है जो वहाँ खेत में मौजूद सर, सुबह शाम जो खेत में जाता है सर, वो कभी फार्मिंग उसकी लॉस में नहीं जाती, इसलिए कि सुबह वो देखने जाता है कि काम क्या होने वाले हैं। भी एक आपका जो पैगाम है महकमा ज़राअत का, वो शायद उस तक प्रॉपर ना पहुंच पा रहा हो, एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी वो ऐसा हो सकता है। सर देखें, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हर जिम्मेदार को मैसेज देते हैं, लेकिन हर गांव में जाते जरूर है। ठीक है ना जी। अब इसका एहतमाल बड़ा कम है कि भाई उस तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा, या वो नहीं सर, अंडरस्टैंड नहीं कर। सर देखिए ना, अगर हम एक गांव में जा रहे हैं, घर से एक गांव में अगर हम जा रहे हैं, एक गांव में हमारे पास 20 फार्मर है, 25 फार्मर, हर बंदे को पता है कि आज एग्रीकल्चर का नुमाइंदा वहाँ आएगा। ठीक है। अगर आप खुद नहीं आते तो वहाँ पे हाँ जी, लेकिन नुमाइंदा जाएगा, नुमाइंदा उन लोगों को जो उसके सामने बैठे हैं उनको एड्रेस भी करेगा, टेक्नोलॉजी भी बताएगा, सब कुछ बताएगा, कितनी खाद चाहिए, कितनी कौन सा बीज चाहिए, टाइम कौन सा है लगाने का, पहली इरिगेशन कब होनी है, खाद कब डालनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हर गांव में जाके बताते हैं। आप कितनी पैदावार लेते हैं उम्मीद तौर पर गंदम की? इस साल जो हमारी पैदावार आई है वो तकरीबन आई है 50 मन। अच्छा, इलाका कौन सा है आपका? मेरा मखदूम रशीद। अच्छा, ठीक है, आपके इलाका ही हो गया ना जी। 50 मन अच्छी पैदावार है, ठीक है जी। लेकिन पिछले सालों में पैदावार ज़्यादा थी। इस साल को गर्मी या मौसमी सूरत हाल की वजह से कम आई। क्या होनी चाहिए आइडियल पैदावार, क्या होनी चाहिए एक अच्छे फार्मर को, कितनी लेनी चाहिए जिससे उसका? जो हमारे ज़राअत वाले कहते हैं ये 30 से 40 मन के मन करते हैं कि अच्छी पैदावार है। ये तो 40 से ऊपर की अच्छी पैदावार कहते हैं। आपको कितनी? 40 तो मैं 40 एवरेज कह रहे हैं। 19,20,000 एकड़ की एवरेज 40 प्लस बात कर रहा हूँ, 40 की बात नहीं कर रहा, 40 प्लस की बात। कितनी होनी चाहिए एक आइडियल जो है ना, मतलब हम अपने हालात सामने रख के देखें तो कितनी? अगर इससे कम है तो इसका मतलब है काश्तकार की कोताही है। सर देखें, ये तो डिपेंड करता है कि काश्तकार कितना विजिलेंट है। मैं अगर काश्तकार हूँ, मैं घर बैठ के कहूँ कि मैं सिर्फ उस दिन मैंने खेत में जाना जिस दिन थ्रेशर लगी हुई है, ठीक है ना जी। तो मैं वो तो मेरी किस्मत ही है। फिर हमारे मौसम और इनपुट्स को भी मद्देनजर रख के मैं वही बताना चाह रहा हूँ। असल में मसला ये है कि
इसमें कई फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है। सबसे अहम फैक्टर जो है हमारे, अब देखें 90% काश्तकार छोटे काश्तकार हैं अब, और उनके पास वसाइल नहीं होते, वो क्रेडिट पे चलते हैं। ज़ाहिर है इनपुट्स जितनी इस्तेमाल करनी चाहिए वो नहीं करते। आम तौर पर डीएपी की अगर 2 बोरी की ज़रूरत है तो वो 1 बोरी बमुश्किल डाल सकते हैं, क्योंकि 12-13 हज़ार की 1 बोरी है। इसी तरह पोटाश का इस्तेमाल कम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो हो गया ना। दूसरी बात जो है, कितनी आइडियल है, मैं कि वैसे इतनी थोड़ा होनी सा चाहिए। बता रहा हूँ, ये हर ज़मीन का भी पोटेंशियल होता है। ठीक है। हमारा जो ट्यूबवेल का पानी है वो ज़रूरी नहीं है कि सारा पानी फिट है, और ज़्यादा तो ट्यूबवेल का पानी लग रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारी ज़मीनें जो हैं वो सिलाइन होती जा रही हैं। मैं तो कहूँगा 50+ आनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय भी है कि अगर किसी काश्तकार ने 50 मन से कम ली है, जी। उसको फिक्र करनी चाहिए हाँ कि जी। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई खामी है, उसकी जी। पैटर्न में कोई खामी है, मैनेजमेंट में हाँ, कोई मैनेजमेंट खामी में है। कहीं ना कहीं जी। गड़बड़ है। 50 से ऊपर लेनी चाहिए। वैसे रिकॉर्ड क्या है सर हमारे, अगर इस डिस्ट्रिक्ट को देख लें? तो मैं 2007 में मुजफ्फरगढ़ में था, तो वहाँ एक बंदे ने 92 मन ली थी। 92 मन। अच्छा। ठीक है ना, और ड्राई मैटर निकाल के उसकी कोई 84 पॉइंट समथिंग बनी थी। अगर 84 मन सहर वैरायटी थी वो, तो इसका मतलब खिता तो एक ही है ना जी। ये मुल्तान का एक मौजा है, मौजा 100 मन। जी जी आपने भी सुना होगा। जी 100 जी मन। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी वो 100 मन इसीलिए कहते हैं कि वहाँ से एक दफ़ा 100 मन पैदावार मिली थी। जी पॉसिबल है? जी जी मुमकिन है। देखिए ये अगर तो 92 है तो फिर यार 100 भी ली देखिए जाए। ना जी, हर सिटे में अल्लाह ताला ने एक इसमें खूबी रखी है कि एक सिटे में जो बालियाँ होती हैं ना जी, एक सिटे में बालियाँ अगर 20 से ज़्यादा है ना, और 22, 23, 24 चली गई हैं, और उसके अंदर हर बाली के अंदर 5 दाने लाजमी बनते हैं, और उनका अगर साइज सबका बन गया ना जी, तो पैदावार तो खुद ब खुद आनी है। नॉर्मली होता ये है कि ज़मींदार के पास जो बड़े 2 दाने हैं साइडों पे, उनका साइज पूरा होता है, दरमियान वाले 3 दाने उनका साइज छोटा होता है, और जो इनको लुक आफ्टर कर लेता है उसकी पैदावार अच्छी हो जाती है। मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गंदम पे बात कर रहे हैं, गंदम की बिजाई हमारा मौजू है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आप बताएं, आप कितनी पैदावार लेते हैं? तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा हमें। आप मुहक्किक भी हैं, उस्ताद भी हैं, काश्तकार भी हैं, और मल्टीपर्पज़ जो है वो आप काम सही कर रहे हैं। कह रहे हैं। मेरी जो फार्म एवरेज है वो कोई 52-53 मन फी एकड़ आती है। ठीक है। लेकिन उसमें ये भी होता है कि हमारे खाले भी उसी में हैं, बन्ने भी उसी एरिया में होते हैं, चलने के रास्ते भी मतलब इसको होती है। 55 फिर कर लें हम, बस यही अगर कर लें उनको माइनस करें। इतना। और लेकिन मेरी ज़मीन की पीएच जो है वो 8.4 है। अच्छा, यानी वो तो देखे ना, सारे काश्तकारों को फिक्र करनी चाहिए। तो ये सब आप जो है, ये जो महकमा ज़राअत की डायरेक्शन होती है, इसको फॉलो करते हैं? जो यहाँ से गाइडलाइन मिलती है, इसको फॉलो करते हैं कि भाई सारा कुछ जो है जैसे आपको आगाही दी जा रही है? आपसे मुराद काश्तकार, सारे काश्तकार हो गए? करते सब हैं, लेकिन करते अपनी मर्जी हैं। सुनते हैं इनकी, हाँ। और जो जिस पे अमल हो सका किया, बाकी अपनी मर्जी हाँ की। जी, क्योंकि 50% जो है ना ज़राअत का इंसार मौसम पे है। इस साल मेरी क्रॉप बहुत अच्छी थी, 60 मन प्लस आनी थी। वो हवा, आंधियाँ, बारिश की वजह से ना वो क्रॉप गिर गई थी, उसकी वजह से कम आई है। ठीक है, इसका बहुत फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा शहजाद साहब टेक्निकल चीज़ों को भी देख लेते हैं। ज़मीन की तैयारी के हवाले से आप जो रहनुमाई देते हैं काश्तकारों को, एक तो दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपने ज़मीन सही तैयार की, ड्रिल की जी काश्त के लिए, और पौधों की फासला भी ठीक रखा, बीज की सिलेक्शन भी ठीक, और बीज की क्वांटिटी भी ठीक। जाहिर है वो उसने पैदावार पे असर डालना है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप रोशनी डाल दें, फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। सर, इसमें जो हम पिछले सालों में जिस वजह से हम लीड करते हैं सर, ज़मीन की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, ज़मीन का लेवल होना है, ताकि अगर एक खेत में पानी लग रहा है वो तो पानी लगे, पूरे खेत को बराबर लगे। इसलिए सर गंदम जो है ना वो वाटर लविंग क्रॉप नहीं है। अगर हमारे 20 मरले या 40 मरले कोई ऐसी धोड़ी नीचे हैं जहाँ पानी खड़ा ऊंचे हो हैं, ऊंचे हैं, ठीक है ना जी, पानी नहीं गया, तो बाकी उन 40 मरलों को पानी लगाने के लिए हम जो 120 मरले हैं ना उनको डुबो देते हैं। पानी का ज़िया होता है, रिसोर्सेज का ज़िया होता है, और सबसे बड़ी बात फसल का ज़िया होता है। जब फसल को ज़्यादा पानी लगता है वो पिलाहट की तरफ चली जाती है और फसल सप्रेस हो जाती है। इसलिए कि ज़मीन, सबसे पहला एलिमेंट ये है कि आप लेज़र लेवलिंग ज़रूर करवाएं। ठीक है सर, गंदम में लेज़र लेवलिंग का इतना बड़ा इफेक्ट है, शायद किसी और क्रॉप में ना हो।
इसलिए कि जब यूनिफॉर्म पानी लगेगा पूरे खेत की जो पैदावार है वो यूनिफॉर्म आएगी। एक सिट्टा भी, एक दाना भी जो है ना वो आप कहीं डुबोएंगे नहीं। अच्छा, ज़्यादा पानी, ठीक है, ज़्यादा पानी गंदम को ख़राब करता है। दूसरी बात, जो बीज है बस कोशिश करें कि मार्केट से सर्टिफाइड अच्छा बीज लेके लगाएं। अगर किसी के पास घर का बीज है तो 2 काम ज़रूर करें, उसको छानना ज़रूर लगाएं, मोटा बीज निकाल के, और वो बीज ऐसा होना चाहिए जिसको सुसरी या खपरा कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो। ये उस बीज की बात कर रहे हैं जो घर का बीज है, जो घर का बीज, ठीक है ना जी। और उसको छानना लगा के पूरा ग्रेडेड बीज लगाएं, और ग्रेडेड बीज को दवाई भी ज़रूर लगाएं, इसलिए कि घर में पड़ा हुआ बीज, स्टोर में पड़े हुए बीज से कहीं ऐसी हालत में पड़ा होगा जो 1 साल से इग्नोर हुआ या पिछले 7-8 माह से, तो उसको दवाई ज़रूर लगाएं, और जो उसको इस्तेमाल करे उसको यूनिफॉर्मिटी उसकी ज़रूरी है, ताकि आपकी फसल जो है। दवाई कौन सी लगानी है जी? वो कोई भी फंजिसाइड। ये बताइए कि आप रिकमेंड क्या करते हैं कि फी एकड़ जो है बीज की मिकदार कितनी होनी चाहिए? जी, फी एकड़ 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक फी एकड़ 40 से 50 केजी बीज काफ़ी है। अगर 50 केजी डालेगा, देखिए हमें 10 से 12 लाख पौधे चाहिए एक खेत में, हमें उतना बीज डालना है। इसमें चूँकि थोड़ा गर्म मौसम होता है, जर्मिनेशन बेहतर होती है। अगर कोई बीज थोड़ा नीचे चला गया, कितने % जर्मिनेशन सामने रख के आप कह रहे हैं? ये हमारा, हम जब 40 से 50 केजी की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि हमारा 35-40% सीड जर्मिनेट होता है। ये मैं छठे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना जी। और चूँकि हमारे पास इस जनरल रिकमेंडेशन हम कहते हैं कि ड्रिल से काश करें। वहाँ तो मेरे ख्याल 80% तो जर्मिनेशन वहाँ जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है, वहाँ जर्मिनेशन अच्छी होती है। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें ना जी, अगर हम जितना बीज बता रहे हैं, ये तो शायद 30 लाख पौधे बन जाए खेत में, लेकिन चूंकि जो बीज उग रहे हैं फिर उसकी टिलरिंग होनी है, ठीक है ना जी, टिलर्स बनने हैं, हमें 10 से 12 लाख पौधे ज़रूर चाहिए। और वो पौधे चाहिए जिनके सिट्टे में 20 से ज़्यादा कुंडियाँ हो, और वो कुंडी चाहिए हमें जिसमें 5 दाने पूरे बने, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, कपास में तो बीज का बड़ा इशू है, गंदम में तो ऐसा सच मेरे ख्याल है बीज का इतना इशू नहीं है जितना गंदम में बीज का ज़्यादा इशू नहीं है, उसकी जर्मिनेशन ठीक होती है। लेकिन अक्सर फार्मर जो घर का बीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे शहजाद साहब ने कहा है, उसको अगर सही तरीके से ग्रेडिंग कर ली जाए, छाना लगा के, और उसको बीज को जहर लगा दें, ख़ास तौर पर ये बीमारियों वाली, फफूंदी वाली बीमारियों का जो है ना वो जहर लगता है, वो लगाना ज़रूरी है। क्योंकि घर के बीज में जो है ना वो, क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं होती, तो इस वजह से जो है वो हमें ये एहतियाती मैय्यर जो है वो लेने चाहिए। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसकी जर्मिनेशन आमतौर पे 80% तक हो जाती है। और जिस तरह शहजाद साहब ने बताया, जो हमारी सिफारिशात हैं महकमा ज़राअत की, वो जो जिस तरह ये बता रहे हैं 40 से 50 मन, ये ड्रिल की सूरत में है। छठे की सूरत में हमें बीज 5-6 किलो ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि जब हम छठा करके एक दफ़ा हल चलाते हैं तो बीज नीचे चला जाता है, फिर दोबारा हल चलाते हैं, कुछ बीज नीचे रह जाता है, कुछ ऊपर आता है। अब जो नीचे ज़्यादा गहराई में चला गया है वो भी दब के ख़त्म, जो ऊपर आ गया उसको नमी नहीं मिलती, या कीड़े या कोई चिड़ियाँ परिंदे उठा के ले जाते हैं, तो उगाओ इसी तरह जिस तरह छठा क्यों कर रहे हैं काश्तकार, जब उसको पता है कि यहाँ बीज इसमें कुछ बहुत सारी रीज़न हैं। अगर कपास को रोटावेट आपने कर दिया तो ड्रिल में बाज़ दफ़ा वो फंस जाती है ना, नालियाँ पोर बंद होते हैं तो वो पूरी नाली, तो इस या अगर आपने धान काश किया हुआ है तो उसके मुंड वगैरह जो है वो ड्रिल में फंसने के चांस होते हैं। तो इस वजह से फार्मर जो है वो छठे की तरफ ज़्यादा चला जाता है, या काश्त लेट हो गई है, गप छट कर दी है, या किसी और वजह से। लेकिन इसका सही तरीका तो ड्रिल की काश्त ही है। ड्रिल की काश्त से जो है वो आपके खेतों में पौधों की तादाद बराबर भी होती है और पूरी भी होती है। ये बताइए डॉक्टर साहब, अभी ये जिक्र कर रहे थे शहजाद साहब टिलरिंग का, जी अच्छा, ये भी तजर्बे हुए कि हमने ये जो 50-60 किलो बीज है इसको कम करके मतलब उसकी टिलरिंग अच्छी कर ली, उससे अच्छा रिजल्ट लिया, तो वो मंसूबा कहाँ तक पहुँचा? वो 4-5 किलो बीज पर ले आए थे। उसमें ये होता है कि अब 1 किलो बीज में 22,000 दाना है, तो अगर आपने एक एक दाना खेले निकाल के उसके ऊपर एक एक दाना लगा देते हैं, और 4 किलो से आप देख लें कि कितने मतलब पौधे निकल सकते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसको जब फासला ज़्यादा मिलता है तो उसका झाड़ ज़्यादा होता है, और उससे जो है वो पैदावार बराबर आती है। लेकिन इसमें मौसम का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, नुकसान होगा तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। वो मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप खेलों पे काश्त है ना, वो
अगर तो बारिशें हो जाती हैं तो खेल के ऊपर वाली जो है ना वो लाइनें, उसके ऊपर नमी पूरी आ जाती है तो पैदावार ठीक आती है। जिन इस मौसम में बारिश नहीं होती तो अंदर वाली जो लाइनें हैं वो दब जाती हैं, उनको पूरा पानी मुयसर नहीं मिलता, या हमें ज़्यादा पानी दे के एक दफ़ा खेलों के ऊपर से पानी को गुजारना पड़ता है। अभी को काश्त कर भी रहे इस तरह कम बीज वाली? अभी ये तजर्बाती है, लेकिन इसके लिए बाकायदा ड्रिल की ज़रूरत है। ड्रिल अगर आ जाए तो फिर जो है ये कॉमन हो जाएगी, वरना तो ज़ाहिर है लेबर जो है वो उसके लिए लगाना मुश्किल है। बीज का तो जो फ़ायदा होगा मेरे ख्याल बहुत बचत है। बचत हाँ। तो इतनी, अगर आप पूरे मुल्क की सर आप 4-5 किलो की बजाय 20 किलो पे भी आ जाएं तो आधो-आध बीज आपका जो है वो बच सकता है। जी बिल्कुल, इसमें आप ठीक कह रहे हैं। इसमें आज भी एक हमारे काश्तकार हैं, वो मुझे कह रहे थे कि मैंने ड्रिल करनी है, और ड्रिल भी मैंने वो करनी है बेड एंड फरो, यानी खेलियों में पानी लगे और सेम से पानी उसके बेड के ऊपर जाए। उसमें देखो पानी की बचत भी है, पैदावार भी बेहतर आती है। लेकिन ये फिर उनके पास जो उन्होंने ड्रिल किसी से मांग रहे थे कि जी मुझे, उन्होंने कहा जी हमारी ड्रिल पहले बुक हुई है और इन तरीकों में हमारे पास भी बड़ा मसला है। हाँ। फिर वो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप मुझे पहले दे दें, मैं पहले काश कर लेता हूं। ठीक है ना जी। सो देखें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ज़रूर इनमें इनिशिएटिव लेती है। हमने ड्रिलें दी हैं, काश्तकारों को सब्सिडी पे दी है। जी बिल्कुल श्योर। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गंदम की बिजाई पर और हमारे साथ किसान और माहिरीन मौजूद हैं। तो ये सब आप किस तरह काश्त करते हैं? छटा करते हैं या ड्रिल से काश्त करते हैं? हम ज़्यादा ड्रिल से काश्त करते हैं। हाँ। जो ज़मीन बंजर होती है ना, ये छट्टा उसमें कामयाब है, क्योंकि ड्रिल से उसमें उगाव बहुत ज़्यादा कम होता है। छट्टे से वो फोर उग जाती है। ये हमारे जो बरानी इलाके हैं वहाँ तो छटाई होता है, अमूमन ज़मीन लेवल भी नहीं होती, तो वहाँ तो छटाई होता है। और दरिया के करीब करीब इलाकों में भी लोग कोशिश करते हैं कि खर्चा कम से कम हो। जी ऐसे ही है। ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही है। तो आप ज़्यादातर ड्रिल से करते हैं? ड्रिल से। इर्द गिर्द के जो काश्तकार हैं वो ड्रिल की तरफ जाते हैं या छटाई की तरफ ज़्यादा जाते हैं? मुख्तलिफ लोग, यानी कि पानी की भी वजह होती हैं। कुछ बारिशों से काश्त होती है, कुछ ट्यूबवेल से काश्त होती है, कुछ नहरी पानी से काश्त होती है। ठीक है। इन तीनों के मुख्तलिफ पहलू हैं। यानी कि ट्यूबवेल वाली जो गंदम है ना, वो ज़्यादा गौर करती है नहर वाली की निस्बत। ठीक है। ये बताएं कि ये जो अभी काश्त की आप तैयारी शरी कर रहे होंगे जी, वो DAP की का बंदोबस्त कर लिया है, यूरिया का बंदोबस्त कर लिया, क्या सूरत हाल क्या है? हाँ जी, अभी हमारे चावल लगे हुए हैं, वो 2-4 दिन में इंशाल्लाह निकल जाएंगे। उसके बाद फिर DAP का तो अब खैर मुनासिब रेट ठीक है। ठीक है, ठीक रेट है। अच्छा ठीक है। यानी कि पिछले सालों की निस्बत तो बहुत ज़्यादा आप चला जाता है ना इन दिनों में। ठीक है, लेकिन अब कंट्रोल रेट पे मिल रही है। क्या गिदर सिंह है शहजाद साहब, काश्तकार भी कह रहे हैं कि ठीक है मामला ठीक है। रेट का देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा बुखारी साहब जो इस वक्त एलिमेंट है, गवर्नमेंट ने किसान को किसान कार्ड दे दिया। हाँ, अगर वो 1 एकड़ का मालिक है तो उसको 30,000 रुपये उसके कार्ड में आ गए। अगर वो 5 एकड़ का मालिक है तो 1.5 लाख। गवर्नमेंट ने ये मसला किसान का हल कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं है खाद डालने के लिए, इनपुट्स लेने के लिए, अच्छा बीज लेने के लिए, अच्छी दवाई लेने के लिए, वो तो गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट कर दिया कि 1.5 लाख रुपए एक बंदे के किसान कार्ड में लोड करके दे दिया, आप जाएं। और सर उसको ये नहीं है सिर्फ, बल्कि उनके डेडिकेटेड जो हैं डीलर्स वो भी नोटिफाई कर दिए हैं। आप डीलर के पास जाएं और डीलर उसको ओवरचार्ज कर ही नहीं सकता। ठीक है ना जी। इसलिए कि उसकी पेमेंट जो होनी है वो एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका है कि उसमें वो ओवरचार्ज हो ही नहीं सकता। उसके लिए उसने कार्ड पंच करना है। अगर 5 बोरियां हैं, 5 बोरियों के जितने पैसे बनते हैं उसने उसी में रुपए डिडक्ट होने। अच्छा ठीक है ना जी। ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा। दूसरा, ये इस वक्त ऐसे वक्त पे आया है कि जिमीदार चूंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली जैसे चौधरी साहब ने बताया कि थोड़ा स्ट्रेस में था, तो गवर्नमेंट ने उसको उस स्ट्रेस से निकालने के लिए, देखिए पूरे पंजाब में 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो है ना फैसिलिटी दी है। और इसमें फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इस क्रॉप के लिए, यानी पहले 6 माह के लिए उसको उसने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। ये सारे गवर्नमेंट के ज़िम्मे है सारे काम। और उसको एक अच्छी फैसिलिटी दे दी ताकि किसान
आसानी से अपनी गंदम की फसल लगा सके। इसका मतलब है कि इम्पैक्ट अच्छा आएगा गंदम जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए काश्त में भी और पूरा पैदावार में। पूरा महकमा रहनुमाई के लिए मौजूद है। हर लेवल पे हमारे लोग जो है ना मुतहरक हो गए हैं। 16 तारीख से हम पूरी तौर पे गंदम की मुकम्मल टेक्नोलॉजी और उसकी कंपेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। पैसा भी दे दिया। जी पैसा भी दे दिया गवर्नमेंट ने। और डॉक्टर साहब ये जो हम ज़मीन की तैयारी की बात कर रहे हैं, इस मरहले पर हमने खादों का इस्तेमाल किस तरह करना है ताकि सूटेबल हो हमारे काश्तकार जो लेकिन अब जो दौर आ गया है ना, वो उसमें अब यही है कि हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल करें, खादों की अफादियत को बढ़ाएं। ठीक है। और खादों की अफादियत उस वक्त बढ़ेगी, अब महकमे ने भी बहुत सारे काश्तकारों को सहूलतें दी हैं, जिसमें इन्होंने ये ड्रिल्स वगैरह भी दिए हैं। कुछ काश्तकार जो ख़ुद ख़रीद सकते थे खरीदी हैं। अब ये ड्रिल मशीनें किराए पे भी चलती हैं ना, तो उसमें जो है ये इसका काफ़ी फ़ायदा हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा एरिए में, जिस तरह डॉक्टर साहब शहजाद साहब बता रहे थे कि 40 मन से ज़्यादा मुल्तान में आई है, तो इसमें ज़ाहिर है ड्रिल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और ड्रिल में जहाँ पे अब ड्रिल भी 2 किस्म की है ना, एक ड्रिल जो है वो खाद भी साथ डालती है और बीज भी। तो अगर खाद की हिफाजत को बेहतर करना है तो उसको ड्रिल के साथ ही देना पड़ेगा, DAP खास तौर पे और यूरिया, क्योंकि आप देखें यूरिया है तो वो गैसों से बनती है और वो अगर ऊपर पड़ी हो तो वो गैस बन के ज़ाया हो सकती है। इसी तरह फास्फोरस जो है वो भी 15 से 25% जो है वो फसल को मिलती है। अगर वो जड़ के साथ, जैसे ही वो जड़ निकलेगी बीज की, तो उसको जो है वो खाद मिल जाएगी, तो उससे उसकी जो है वो बेहतर तरीका है कि ड्रिल इस्तेमाल करें, बीज के साथ ही जो है वो खाद चली जाएगी। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो है ठीक है। तो रेशो क्या होनी चाहिए DAP और यूरिया की इस वक्त? DAP ज़ाहिर है ज़मीन की जरखेज़ी के हिसाब से है। अगर कमज़ोर ज़मीन है तो ज़ाहिर है 2 बोरियों की सिफारिश है एकड़ की, और अगर दरमियानी है 1.5 बोरी भी दे सकते हैं, और अगर बहुत अच्छी ज़मीन है तो फिर 1 बोरी भी DAP काफ़ी हो जाती है। ये ज़मीन के हिसाब से जो है वो खाद, लेकिन उसके लिए काश्तकार को ज़मीन का तजिया करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये औखा काम है ना जी। हम नहीं, कोई औखा नहीं है, गवर्नमेंट तो तकरीबन मुफ्त लेथार्जिक है ना जी काश्तकार। जैसे हम अमूमी तौर पे हमारे रवैयों में कोताही शामिल है। शहजाद साहब को आप टोटका बता दें कि बगैर टेस्ट कराए जो है वो हम कैसे खाद का इस्तेमाल कर लें बेहतर। इसमें देखें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट हर स्टेज के ऊपर किसान के साथ है। अभी ये जो जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि राइस का जो हमारा प्रॉब्लम है, राइस की स्टबल बनने को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक सुपर सीडर जो है वो दिया है, जो उसको रोटावेट भी करता है, ड्रिल भी करता है और खाद भी साथ डालता है। और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 50% से ज़्यादा सब्सिडी दी है। अब गवर्नमेंट उसको इतना प्रमोट कर रही है इसलिए कि उसकी वजह से ना सिर्फ हमारी नेशनल पैदावार बढ़ेगी, हमारा GDP बेहतर होगा, और जो हम स्मोक का मसला उसके लिए भी हम स्ट्रगल करेंगे और हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है ना जी। ये ऐसे इनिशिएटिव हैं जो ऐसे इन चीज़ों को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और हमारा माहौल भी ठीक रहे। और जो सुपर सीडर हमारे जो इस वक्त गंदम से पहले हमारी कोशिश है कि जिन लोगों को मिले हैं उनके पास चले जाएं, ताकि वो और फिर उसमें फैसिलिटी हमने ये रखी है कि अगर वो सुपर सीडर या हैप्पी सीडर या पार्क सीडर जो है, वो पार्क सीडर अगर किसी फार्मर के पास है तो जितने राइस वाले लोग हैं उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उससे मुस्तफीद होंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि टाइमली सोइंग हो जाएगी और जो हमारी फ़ज़ा है वो भी साफ़ रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनिक मैटर जो हमारी ज़मीनों में कम हो रहा है वो उसकी वजह से ज़मीन में ऐड हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप ये जिस तरह आपने शहजाद साहब से पूछा है ना कि अब फर्टिलिटी वालों ने खाद हिसाब के नाम से एक ऐप भी लॉन्च की है। ठीक है। उसमें दोनों ऑप्शन है कि जिम्मेदार के पास कितने पैसे हैं तो वो खाद कैसे दें, या उसने अगर आपके पास रिपोर्ट है सॉइल फर्टिलिटी वाली जो लेबॉर्ट्री की, उससे कर दें तो उससे आपकी खाद की कैलकुलेशन आ जाएगी। अच्छा, वो जो दूसरा मामला है उसको तो खैर संजीदा नहीं लेना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं उसके हिसाब से। जाहिर है हर काश्तकार की अपनी कैपेसिटी है, ऑप्शन दे दिया है ना। अच्छा, वैसे ये 1.5 बोरी क्यों सब 1.5 बोरी काफ़ी है DAP इस मरले पर जब आप काश्त कर रहे हो? हाँ, 1.5 बोरी काफ़ी है। अमूमन जो काश्तकार हैं वो 1 बोरी देते हैं, क्योंकि ज़मीनें हमारी नहरी हैं, इसमें 1 बोरी भी काफ़ी रहती है, बल्कि उल्टा फसल गिरने का खतरा होता है अगर कम हो, ज़्यादा डालेंगे। ठीक है। इसलिए अब तो एक नया जदीद तरीका आ गया कि ज़्यादातर वो कहते हैं खाद अब बहुत कम करो, ये 1 बोरी बहुत ज़्यादा है।
फी एकड़ जो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 15 से 25 किलो उसको ज़रूरत होती है फसल को, बकाया हमारी वो ज़ाया हो जाती है। अच्छा, ठीक है। ये शहजाद साहब को आजकल बड़ी कंपेन शम्पेन की हुई है कि जी वो जिंक वाला बीज इस्तेमाल करें। जी जिंक, हाँ जी, तो जी जिंक ये- फोर्टिफाइड। हाँ, वो ठीक है, वाकई उसके अंदर जिंक का एलिमेंट बढ़ जाता है। जी उसमें जिंक जो एलिमेंट है उसमें उसकी परसेंटेज बेहतर है। बेहतर है। हमारे पास अकबर है, जिंकोल है, ठीक है आपने ना जी? इस पे आपने इस पे रिसर्च भी की होगी। जी तो सर, क्या ये रिसर्च किया है? 3 वैरायटियाँ हैं हमारे पास इस वक्त, जिंकोल 16, इसी तरह अकबर है एक वैरायटी, अब नवाब बहावलपुर की एक वैरायटी है, उसमें भी बाकी गंदम से जिंक ज़्यादा है। अगर हम इसका आटा खाएंगे तो जो हमारी जिंक की जो कमी है वो कम पूरी हो होती जाएगी और हमें सप्लीमेंट जिंक मिलने की इस ज़रूरत पे नहीं इस पे कोई प्रीमियम दिया जाएगा या बस ऐसे ही? नहीं वो देखें, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम गवर्नमेंट जो है ना वो फीसबिलिल्लाह काम करती है। काश्तकार को शऊर देती है। ठीक है। और कुछ ऐसी भी यानी ये फूड सिस्टम में, अगर फूड मिल के सिस्टम में ये शामिल हो जाए कि वो उसको जिंकोल या जिंक फोर्टिफाइड जो वीट है उसको अलहदा से ग्राइंड करके उसको मार्केट करे तो उसके बेहतर ज़्यादा प्राइस। जैसे ये बात कर टाइम रहे हैं खत्म हो गया है शहजाद साहब, इसमें सिर्फ कुछ नहीं, हाँ। एक मिनट। चौधरी साहब ने कहा है ना कि हम उसके लिए हमारे पास ये खाद की प्लेसमेंट के लिए बैंड प्लेसमेंट ड्रिल है और स्पेसिफिक है कि जहाँ जहाँ केरा करेगा, गंदम का केरा होगा, वहीं वहीं खाद गिरेगी। वो सबसे तो suitable वो सबसे आप बेहतरीन तीनों है। मेहमानों को बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।